हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बस आपको ये कहना चाहूंगी दैट इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। और जहां तक आज की वीडियो की बात है, इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हमें आज एक बहुत ही एग्जॉस्टिव मैनर में डिस्कस करने हैं। अब देखिए, जो पहला आर्टिकल जो द हिंदू का हमें डिस्कस करना है, बहुत ही छोटा हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है, पर इसकी इंपॉर्टेंस पे मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज भी नहीं कर सकती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, if I read the headline, it says moonlighting no reason to end WFH work from home। देखिए, इससे पहले कि हम इसका मतलब समझें, क्या एथिकल इशू ये पोज करता है। देखिए, ये एक इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बन जाता है और एक एथिक्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, एंड आई डिस्कस हाउ। ओके, वी लुक इनटू इट, डू नॉट वरी। इससे पहले हम इसकी कर्सरी रीडिंग दे देते हैं। देखिए, मून लाइटिंग ये किसी एक ऑफिशियल ने कहा है, टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल ने, उनके एमडी ने, DXC के एमडी ने, उन्होंने ये कहा है, देखिए मून लाइटिंग जो है एक वन ऑफ द चैलेंजेस हो सकता है वर्क फ्रॉम होम का, पर ये कोई अपने में ही रीजन इनफ नहीं है कि कंपनी वर्क फ्रॉम होम पे ही बैन लगा दे, क्योंकि इससे WFH से बहुत सारे एम्प्लॉयज ने बेनिफिट किया है। एंड इसके बारे में तो ऑब्वियसली सबको पता है कि कैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम ने कैसे सेव किया है सबको। ओके, तो अब हम इससे पहले कि कुछ और आर्टिकल को देखें, सबसे पहले ये समझते हैं मून लाइटिंग है क्या। देखिए, मून लाइटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जब आप सेकेंडरी जॉब्स ले लेते हैं आफ्टर योर रेगुलर वर्क आवर्स। अगर आप इसके सिर्फ लिटरल मीनिंग पे जाएं, सिर्फ समझने की कोशिश करें कि ये वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है, तो ये एक अमेरिकन वर्ड है, यानी कि अमेरिका की एक टर्म, मतलब हमने वहां से डिराइव की है। जब अराउंड कुछ टाइम ऐसा आया था जब अमेरिकन ने अपने दिन में जॉब करने के बाद रात को, यानी कि मून लाइट में जॉब्स ढूंढनी स्टार्ट कर दी थी, ताकि वो अपनी एक एडिशनल इनकम ला सके। वही इसका ओरिजिन है, वही आज हम भी देखते हैं। तो देखिए, बात क्या है कि आप ऐसा जब करते हो, जब आप कोई सेकेंडरी जॉब लेते हो, तो आप एम्प्लॉयर यानी कि जो आपके बॉस हैं उनको इन्फॉर्म नहीं करते, या उनकी नॉलेज के बिना ऐसा आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स एन एथिकल इशू एज वेल। लेकिन कुछ 3-4 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या मून लाइटिंग कल्चर कैसे ड्राइव हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, कैसा हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहला तो हमने यहीं पे पढ़ लिया वर्क फ्रॉम होम। देखिए, जब वर्क फ्रॉम होम है, ऑब्वियसली इट इज बिकम अ न्यू नॉर्मल, राइट। अब कंपनीज क्या है, 24 घंटे आपके सामने नहीं है, 24 घंटे आपके, मतलब जब भी आप काम कर रहे हैं आपको देखने के लिए कि कैसे आप प्रोडक्टिव हो नहीं हो, ये सब कुछ अब कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप साथ साथ कुछ काम कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, ये एम्प्लॉयज जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता नहीं चलता। दूसरा फैक्टर ये है कि कोविड पैंडेमिक का इम्पैक्ट। देखिए, जब लॉकडाउन आया था तो बहुत सारे लोगों को डर था कि हमारी जॉब चली जाएगी, तो वो इसलिए 1-2-3 कुछ अपने एक सब्सटैंशियल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करने की, कहीं तो हमारी जॉब सिक्योरिटी बन जाएगी ना, एक जाएगी तो दूसरी जॉब तो होगी। सो देन दे लुक स्टार्टेड लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स। फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एडिशनल इनकम के लिए बहुत लोग ये काम करते हैं। फिर उसके बाद कई लोग एडिशनल वर्क की एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी करते हैं, कई लोग एडिशनल स्किल्स के लिए कहीं और काम करते हैं ताकि आप सीख लेंगे, और कई लोग बोर्डम को कॉम्बैट करने के लिए, क्या पता आप जब कोई काम कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोनोटोनस, आप रोज एक ही काम कर रहे हैं, तो आप उसको कट करने के लिए, बोर्डम को कट करने के लिए कहीं और जॉब करते हैं। देखिए, ये तो हो गए फैक्टर्स। लेकिन जो एथिकल इशू ये पोज करता है वो ये है कि देखिए, अगर मैं बताऊं आपको, इंडिया में अगर इंडिया के लॉज की बात करें तो ये इलीगल नहीं है। हाँ, एक लॉ है, अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में जानते हैं, वो डुअल एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, पर बहुत सारे स्टेट IT सेक्टर्स ने अलाउ किया हुआ है डुअल एम्प्लॉयमेंट को। पर बात ये है कि ये एथिकल है कि नहीं है, क्योंकि अगर बाय चांस, अगर, तो देखिए ये एथिकल तब बन जाता है इशू, अगर आप एक पेंटर हैं लेकिन आप सिंगिंग भी करते हैं, तो आप जहाँ पे पेंटर की तरह जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं और पे सिंगिंग के लिए जॉब कर रहे हैं अगर पार्ट टाइम, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप जो पेंटिंग वाले अपने एम्प्लॉयर से सीख रहे हैं वो आप
सिंगिंग में तो लगा नहीं देंगे, फिर ये एथिकल इशू नहीं बन जाता। लेकिन अगर बाय चांस जैसे आईटी सेक्टर्स है या फिर आप कहीं पे पेंटर की तरह काम कर रहे हैं, आप वहां से जो स्किल्स सीख रहे हैं, जैसे एक सैलून है, कोई अ पर्सन हु वर्क्स एट अ पर्टिकुलर पार्लर फॉर एग्जांपल, वो वहां से अपने सीखते हैं, ट्रेन करते हैं ऑब्वियसली, जो भी पार्लर सर्विसेज होती हैं, फिर वो उस सर्विसेज को सीख के घर घर जाके जब काम करने लग पड़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो हम आए दिन देखते हैं अपने आसपास। तो फिर ये क्या होता है, क्योंकि आप बेसिकली अपने उनसे जो बेनिफिट हो रहा है रेगुलर जॉब से, वो आप यूज करके कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, एक सेकेंडरी जॉब से। तो ये एथिकल इशू हो जाता है, राइट? क्योंकि बेसिकली आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपकी एफिशिएंसी पे, आपकी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली चीटिंग देम। एक ये चीटिंग का इशू आ जाता है, राइट? पर देखिए इशू ये नहीं भी है अगर देखें तो हम, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे तो बहुत लोगों को पैसे की जरूरत थी, तो काइंड ऑफ गेट्स बैलेंस दैट वे। इसीलिए इसको, जैसे कि अभी हमने टेक्नोलॉजी ऑफिशियल के द्वारा देखा कि आप इसको डील करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल ही हटा दें, ठीक है? बजट टू रीसेट टैक्स लॉज टू डीक्रिमिनलाइज सेक्शंस इन आईटी जीएसटी। देखिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले कि आपको मैं इसकी कर्सरी रीडिंग दूं, आपको ये समझ ही नहीं आएगा अगर मैं एक वर्ड आपको बताऊं ना कि उसका मतलब क्या है। तो अगर देखिए इसमें कुछ कुछ बहुत ही लीगल टर्म्स होती हैं, बहुत बार हम जीएसटी से रिलेटेड जब हमने पढ़ा, जब हमने क्रिमिनलाइजेशन के मैंने आपके साथ सेक्शंस डिस्कस किए थे, तो इसमें क्या लिखा है, एक वर्ड है कंपाउंडिंग। जब लीगल टर्म्स में कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस का मतलब होता है, ये एक सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है जिसमें अगर कोई डिफॉल्टर है या ऑफेंडर है जिसने टैक्स इवेजन किया है फॉर एग्जाम्पल, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऐसा करिए, आप पे कर दीजिए पेमेंट, कोई यू गिव सम मनी, तब फिर हम आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली जिसने कुछ गलत किया है, कोई डिफॉल्टिंग पर्सन है, वो एक एप्लीकेशन डालता है कंपाउंडिंग अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी इसके लिए बनी है, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हाँ मैंने एक ऑफेंस किया है, और हम ये आपको प्लीड करते हैं कि प्लीज हमारे इस गुनाह को माफ कर दीजिए, हम कुछ सम पे करने के लिए तैयार हैं, हम पे लीगल प्रोसीडिंग्स मत चालू करिए। तो ये ऐसा जो मैकेनिज्म होता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स पे गवर्नमेंट भी चालू नहीं करती, बिकॉज इट इज गुड फॉर देम ऑल्सो। गवर्नमेंट और जो ऑफेंडर है दोनों के लिए इट इज अ विन विन सिचुएशन अगर एक ऑफेंस जो है वो कंपाउंड कर दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसके पास कुछ रेवेन्यू आ जाएगा, कुछ छोटे मोटे डिफॉल्ट्स की वजह से, माइनर डिफॉल्ट्स की वजह से, और ऑफेंडर ऑब्वियसली दे विल गेट देयर हैंड्स क्लीन, है ना? तो उनके सिर से कोई भी ऐसा टैग नहीं लगेगा क्राइम का। तो ये चीज, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए हमें पता चला है कि यूनियन बजट जो 2023-24 का आने वाला है, उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जाएंगे ताकि टैक्सेशन लॉज को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। देखिए यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए क्या है, आपको पता है कि थ्रेशोल्ड्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे टैक्स इवेजन के लिए बढ़ाया जा रहा है, कि इतने तक का अगर टैक्स इवेजन किया है उसके बाद ही, कुछ 2 करोड़ तक का आपने किया है उसके बाद ही आप प्रोसीडिंग्स चालू करिए, क्रिमिनल ऑफेंस उसके बाद ही उसको डिक्लेयर कीजिए। तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेप लिया ही जा रहा है ताकि टैक्स टेररिज्म, हरासमेंट ना हो टैक्स पेयर्स की। लेकिन एक और चीज जो की जाने की कोशिश कर रही है वो ये है कि देखिए एक आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इनका ये कहना है कि इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ सेक्शंस ऐसे हैं आईपीसी के जो डील करते हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर है जिसने कोई ऑफेंस किया है या टैक्स इवेजन किया है, तो वो किसी ऑफिसर को, जो अथॉरिटी है, उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए, ब्राइब करके या किसी भी तरह से। अगर वो समन करते हैं तो आप अटेंड नहीं करने जाते, अटेंडेंस नहीं देते, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते। तो इन सारी चीजों को ऑलरेडी आईपीसी में मेंशन किया गया है, तो फिर जीएसटी लॉ में या आईटी लॉ में इसको अलग से क्यों लेके आना, राइट? तो अगर ऐसे लॉज में ये प्रोविजंस जो है उसको हटा दिया जाएगा क्योंकि आईपीसी इज डूइंग इट्स जॉब, देयर शुडंट रियली बी एन ओवरलैप, नो, है ना? तो बस यही चीज है, देयर इज नो नीड टू रेप्लिकेट दिस इन टैक्स लॉज, यही इसको हटाया जाएगा, ठीक है? एक और चीज जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, द कंपाउंडिंग प्रोविजंस इन जीएसटी। देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अगर हम जीएसटी की बात करें तो जो कंपाउंडिंग प्रोविजंस है उसमें क्या होता है कि ठीक है हम आपको कोई प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चालू नहीं करेंगे, आप कुछ सम पे कर दीजिए, लेकिन वो सम ही इतना बड़ा होता है कि जितना टैक्स अमाउंट आपने इवेड किया, फॉर एग्जांपल जितना भी किया आपने, तो उसका 50% से 150% तक, मतलब अगर 100 रुपए का आपने टैक्स नहीं भरा तो 50 रुपए मांग लेंगे। लेकिन कहीं कहीं केसेस में कंप्लीटली डिपेंड करता है डिस्क्रिशन पे। मतलब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि कंपाउंडिंग भी इतनी ज्यादा ना हो जाए, मतलब
150%, इन द सेंस 100 रुपए का टैक्स आपने भरा नहीं तो आपसे 150 रुपए तो लेने लेंगे. दैट इज समथिंग दैट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द टैक्स पेयर्स टू पे. तो कंपाउंडिंग को भी थोड़ा मॉडरेट किया जाएगा. ओके, कि ऐसी ऑफिसर्स के डिस्क्रिशन पे कुछ भी ना हो जाए. तो देखिए यहाँ पे लिखा है, while some criminal provisions in the tax laws were compoundable, the government was examining the level of compounding that was happening. कितने लेवल की कंपाउंडिंग हो रही है सरकार ने नोटिस किया. फिर उन्हें पता चला कि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिशन है कहीं कहीं ऑफिसर्स जो एक्सरसाइज करते हैं. तो द प्रोसेस हैज टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ना हो. सो इस तरह के बहुत सारे हम देखेंगे. डुप्लीकेशन जैसे आईपीसी का ये भी हटा देंगे. तो ये बजट में जो भी आएगा हम डिस्कस करेंगे. ओके, ऑलराइट. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सऊदी अरेबियाज पावरफुल क्राउन प्रिंस इज नेम्ड कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर. देखिए आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान, जिनका एक्रोनिम, जिनका इनिशियल MBS के नाम से सब जानते हैं उनको, अब फाइनली इन क्राउन प्रिंस को बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर. और ये किसके थ्रू बनाया गया है? एक रॉयल ऑर्डर, एक रॉयल डिक्री के माध्यम से. तो देखिए आपको ये पता है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, इनकी एक विजन है जिसको ये लीड करते हैं, विजन 2030. तो मतलब ये क्या चाहते हैं बेसिकली इसके तहत कि जो सऊदी अरेबिया है, जिसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो आप ऑयल से डिपेंडेंस हटाएं. क्योंकि देखिए ऑयल आज है, कल को सारी कंट्रीज अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे कंप्लीटली, आप सोचिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो चीज अभी इम्पॉसिबल लग रही है आने वाले टाइम में वो पॉसिबल लग सकती है. सारी कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को एकदम शिफ्ट कर रहे हैं. फिर आप यूएसए में देख सकते हैं, शेल गैस बूम हो रहा है, वो लोग सस्ता ऑयल बेचना शुरू हो जाएंगे एक टाइम के बाद. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं. तो फिर सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, जब आप कंप्लीटली सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट हो तो आप डूम नहीं हो जाओगे? अपने लोगों को बचाओगे कैसे? राइट. सो दे हैव एक्चुअली started taking steps under the leadership of MBS कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा स्टेप्स के माध्यम से इकोनॉमी को. जैसे कि आप टूरिज्म में इनको देख रहे हैं, आप फाइनली ये लोग स्पेस सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं. बहुत सारी नई एम्प्लॉयमेंट फर्म्स यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए यहाँ पे IT सेक्टर में. बहुत सारी चीजें हम देखने के लिए यहाँ पे हमें मिलती रहती हैं. अब देखिए, यूक्रेन रेफरेंडम रिजल्ट्स पॉइंट टू रशिया एनेक्सेशन. ऑलराइट, और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ कुछ एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स जो डिलीवर की जाती हैं ऑफिशियल्स द्वारा, वो आप पढ़ा करिए. क्योंकि एग्जैक्टनेस जब तक आपको पता नहीं चलेगी कि क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, तब तक यू विल नेवर गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी इवेंट, एनी इंटरनेशनल इवेंट दैट्स हैपनिंग. ओके, तो देखिए जो रशियन इंस्टॉल्ड ऑफिशियल्स हैं, जो 4 ब्रेकअवे प्रोविजंस आपको पता है ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन में कौन कौन से, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खरसोन. देखिए ये चारों मिला के अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है, वो ये है कि चारों टेरिटरीज मिला के आपस में ही यूक्रेन टेरिटरी की 15% कॉन्स्टिट्यूट करती है. 15% इज ह्यूज, राइट. तो यूक्रेन की अगर 15% टेरिटरी रशिया के पास चली जाएगी, यूक्रेन के लिए काफी कंसर्निंग है. चाहे ऑलरेडी रशिया ही इसको पिछले कुछ टाइम से रूल कर रहा है, ऑब्वियसली अनऑफिशियली, बट स्टिल ऐसे तो फिर ये वाला इशू तो हम अपने जम्मू कश्मीर में भी देख सकते हैं. POK को हम अभी भी अपना मानते ही है ना. तो चाहे जो रूल है वो वहां पे जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है वो पाकिस्तान द्वारा किया जाता है. तो इसीलिए हम यूक्रेन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हो सकते. हम ये नहीं कह सकते कि रशिया की ही है ये टेरिटरीज. वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज फिर हमसे सवाल पूछा जाएगा डिप्लोमेटिक स्टेज पे कि कश्मीर के टाइम पे फिर आप हमारा सपोर्ट क्यों मांगते हैं, जब आप कहते हैं POK हमारे मैप में आप क्यों दिखाते हैं फिर, क्योंकि अगर आपकी टेरिटरीज नहीं है वहां पे तो रूल अभी तक पाकिस्तान का चल ही रहा है ना. तो दैट वे इट बिकम्स अ पॉलिटिकल टसल फॉर अस. हम रशिया का भी एक हद तक साथ दे सकते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे. ओके, तो मैंने काफी एक्स्ट्रा आपको बता दिया. अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. देखिए फाइनली हुआ क्या है कि ये जो 4 रीजन्स थे जिसमें आपको पता है रेफरेंडम, जो सो कॉल्ड रेफरेंडम करवाया गया, कि लोगों से पूछा गया कि आप ऑफिशियली रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि सबने फेवर में वोट किया है, मेजोरिटी ने फेवर में वोट किया है. वोट टैलीज फ्रॉम द कंप्लीट रिजल्ट्स ये बताती हैं कि चारों प्रोविंसेस में जो वोट फेवर में दिया गया है रशिया के ज्वाइन करने के, वो 87% टू 99.2% है. तो आप देख सकते हैं. लेकिन अभी बताती हूँ आपको कि ये कुछ तो फोर्स्ड भी है, आई टेल यू. तो अब देखिए इसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि यूक्रेन
और ऑब्वियसली यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और जो यूएसए है ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन लाने का प्लान कर रहे हैं जो कंडेम करेगा इस रेफरेंडम को जो कंडक्ट किया गया है, वोटिंग को जो कंडक्ट की गई है एज अ शैम। और फाइनली हम देखते हैं किस तरह का यहाँ पे लिखा है, किस तरह का यूएन रेजोल्यूशन आएगा। अब देखिए यूएस इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग के एक नई राउंड ऑफ सैंक्शंस भी ये लेके आएंगे। रशिया पे ऑलरेडी काफी सैंक्शंस लगा चुके हैं, स्विफ्ट से बाहर कर चुके हैं जो इकोनॉमिक नेटवर्क है, और भी बहुत सारी चीजें। ये लोग प्राइस कैप भी प्लान कर रही है G7 कंट्रीज के, इन पे प्राइस कैप प्लान भी लगाया जाएगा जो ऑयल ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। और साथ में यूएसए ने ये भी कहा है कि हम यूक्रेन को देंगे $1.1 बिलियन का आर्म्स पैकेज जो इन्होंने पहले दिया था, जिसके बेसिकली जिस पैकेज ने इतना स्ट्रेंथ दे दिया यूक्रेन को कि उन्होंने अपना खार्किव रीजन वापस ले लिया रशिया से, राइट। ये चीज आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ना एक है रशियन एक ऑफिशियल है, यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रशिया के, जिनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। आप अगर मेदवेदेव की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे वो बहुत ही प्रोवोकेटिव है, बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव। मतलब आई रिमेम्बर फरवरी में जब इन्वेजन हुआ ही था, जस्ट ऐसा स्टार्ट ही हुआ था, तो बिल्कुल मतलब उन्होंने ऐसे ट्वीट किया था, पर ऑब्वियसली जो क्रेमलिन है उनको उनकी ट्वीट टेक डाउन करनी पड़ती थी, पर उन्होंने ट्वीट किया था कि ओके वेरी गुड, अब हमने यूक्रेन को, हम कीव को कर लेंगे पहले, सबसे पहले इन्वेड, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके सोवियत यूनियन की जितनी टेरिटरीज होती थी उन सबको ले लेंगे। दैट एक्चुअली डिपिक्टेड कि किस तरह की मेंटालिटी से आपने इन्वेजन करना शुरू किया था। तो ऑब्वियसली आसपास वाली जो सोवियत टेरिटरीज हैं जैसे कजाकिस्तान वगैरह, ये लोग भी अब काफी ज्यादा फियर की भावना से देखते हैं रशिया को, पुतिन को, ठीक है। तो इन्होंने अभी भी यही स्टेट किया है कि अक्टूबर 4 को हम प्रॉपरली, अब तो इन्होंने वोट दे दिया, तो रिजल्ट्स आर क्लियर, है ना। वेलकम होम टू रशिया, मतलब इन चारों टेरिटरीज के रिजल्ट्स एकदम क्लियर हैं, अब ये देयर होम इज रशिया ओनली नाउ। तो अक्टूबर 4 को इन्होंने कहा है तब तक हम अपनी एनेक्सेशन कंप्लीट कर देंगे इन चारों टेरिटरीज की, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। लेकिन अब देखिए रेफरेंडम करवाया कैसे गया था, मतलब आप देखिए रेफरेंडम पता नहीं से कहा भी जा सकता है, जैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा, दिस फार्स इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कैन नॉट इवन बी कॉल्ड एन इमिटेशन ऑफ अ रेफरेंडम। मतलब ये एक आप मतलब किसी भी सेंस में से रेफरेंडम नहीं कहा जा सकता, दिस इज नॉट इवन अ कॉपी ऑफ रेफरेंडम। देखिए इसमें क्या हुआ, बेसिकली जो रशियन इंस्टॉल्ड ऑफिशियल्स थे, जो इन चारों जगहों पे ऑफिशियल इंस्टॉल किए गए थे पुतिन द्वारा, वो क्या कर रहे थे, बैलेट बॉक्सेस हाउस टू हाउस, घर घर जा जाके बैलेट में पेपर्स जलवा रहे थे, बैलेट पेपर्स, कि आपका क्या वोट है, क्या वोट है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये इलेजिटिमेट नहीं है। मैं मतलब वेस्ट का साथ नहीं दे रही, पर हमें नहीं पता, क्या पता ये जो टेरिटरीज हैं सच में नापसंद करती हूँ यूक्रेन को और सच में रशिया के साथ मिलने चाहती हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोर्सिव वे में भी आपने डलवा दिए हो, क्या पता ऑफिशियल्स ने थ्रेटन किया हो कि आप रशिया के ही फेवर में डालेंगे वरना आपके साथ गलत हो जाएगा, आपकी फैमिली को, ऐसा भी तो चांसेस हैं, राइट। तो ये चीज अब देखिए किस तरह का यूएन में रेजोल्यूशन आएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली सारे मेंबर स्टेट्स को कॉल अपॉन किया जाएगा कि आप रिकॉग्नाइज ना करें जिस तरह का चेंज, टेरिटोरियल चेंज यूक्रेन में देखा जा रहा है, और ऑब्लिगेशन आएगी, लाई जाएगी रेजोल्यूशन के थ्रू रशिया के ऊपर कि आप अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करें। अब देखिए यहाँ पे एक साथ में छोटा सा आर्टिकल है जो मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज चाइनीज मैन किल्ड इन अटैक इन पाकिस्तान। आप कहेंगे अब ये क्या है, मतलब ये तो दिस इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आपको अगर याद होगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समरकंद में हुआ था, उसमें जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने बहुत ही बोल्ड टर्म्स में पाकिस्तान चीफ यानी कि शहबाज शरीफ को ये बात बोली थी कि देखिए जिस तरह का हम आपको सीपेक के थ्रू इतने सारे वहाँ पे हाईवेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर हम भी चाहते हैं कि जो चाइनीज नेशनल्स हैं जो वहाँ पे जाके हम ऑफिशियल्स भेजते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी भेजते हैं, साथ में कुछ कुछ इंजीनियर्स भेज रहे हैं, तो उन नेशनल्स की देखभाल भी हो, क्योंकि उन पे इतने तरह के अटैक्स देखे जा रहे हैं टेररिस्ट द्वारा पिछले कुछ टाइम पे। तो इसीलिए शी जिनपिंग ने बहुत ही कैटेगोरिकली ये चीज मेंशन की थी कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, व्हाट यू डूइंग इज समथिंग नॉट गुड। मतलब जो आपके आंखों के नीचे हो रहा है, जो आपके इतना सब कुछ हो रहा है, उसको रोकिए। अगर आप, हमारे चाइनीज नेशनल्स की जो जान है और जो उनकी डिग्निटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए एक चाइनीज नेशनल है, ही वाज शॉट डेड एंड टू चाइनीज नेशनल्स वर इंजर्ड ऑन वेंसडे, जब एक गनमैन ने क्या किया, फायर ओपन की इनसाइड अ डेंटल क्लिनिक पाकिस्तान की सदर्न पोर्ट सिटी में, कराची में। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ये चीज हमें पता चल गई कि ये इतनी
सीरियस सिचुएशन है चाइना के लिए कि उन्हें इतने बड़े माध्यम पे बोलना पड़ा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलनी पड़ी थी डायरेक्टली पाकिस्तान को। तो आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर ऑन October 12 प्लीज चैलेंजिंग डीमोनेटाइजेशन। देखिए अब क्या है, October 12 को डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ जितनी भी पिटिशंस प्लीज डली गई हैं उसको अब सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा तो सही, लेकिन जब ये प्लीज को कंसिडर किया जा रहा था तो जजेस ने कहा जिस ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने लीगलाइज करने के लिए डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज को किया, ठीक है, और वी अंडरस्टैंड, पर उस टाइम पे उन दिनों में तो ये बहुत ही रेलिवेंट इश्यूज थे जिस तरह की पिटिशंस आप अभी डाल रहे हैं। लेकिन डज इट इवन सर्वाइव नाउ, मतलब क्या वो इश्यूज अभी सर्वाइव भी करते हैं? इस पे बात करना रेलिवेंट भी है क्योंकि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, नोटबंदी हुई थी। अब इज इट इवन अलाइव नाउ? तो अब देखिए इस पे सॉलिसिटर जनरल एज एक्सपेक्टेड, हम यही एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, तुषार मेहता ने ये कहा है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि देखिए मतलब केस डिड नॉट सर्वाइव फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। बिल्कुल इट डज नॉट सर्वाइव एट ऑल, व्हाट इज लेफ्ट इज merely एन एकेडमिक एक्सरसाइज ऑफ एग्जामिनिंग द लॉ। अब देखिए इन्होंने ये कहा है कि अब सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज, मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट उस पर एडिटोरियल्स वगैरह आए दिन लिखते रहते हैं, कहीं उन्हें बुक छाप दी है, आज भी बस एकेडमिक उसमें वो हो रहा है, मतलब लोगों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हो तो कुछ एक आधे महीने की थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, सरकार ने उसे संभाल लिया। अब देखिए लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है कि वो दो एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करेंगे। एक ये है कि वो वैलिड भी था जो डीमोनेटाइजेशन की जो एक्शन लिया गया, जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट की गई उसको लीगलाइज करने के लिए, क्या वो वैलिड भी था, क्या पता वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। और दूसरा क्या एस्पेक्ट देखेंगे कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स हुई उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। देखिए इस बात में कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई छुपाव वाली बात नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत बहुत ज्यादा उद्योग यानी कि छोटे छोटे बिजनेसेस बर्बाद हुए थे। आप कह देंगे वो करप्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आज भी जो हमारी कंट्री है मोस्टली कैश सप्लाई पे डिपेंडेंट है। आप कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन हो रही है लेकिन कैश का कोई सब्स्टिट्यूट एटलीस्ट अभी नहीं बिल्कुल देखा है प्रॉपरली आपने, राइट? तो इसीलिए ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। जयशंकर USNSA डिस्कस स्ट्रेटेजिक टाइम्स एंड यूक्रेन वॉर। अब देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान, इन्होंने डिस्कस किया है, जैक सुलिवान ने, आई एम रियली सॉरी, वेंसडे को किस तरह के इश्यूज को डिस्कस किया है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की किस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या लेवल पे हम पहुंच गए हैं, क्या और डीपन करना चाहिए। यूक्रेन वॉर को डिस्कस किया और एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को डिस्कस किया। इन्होंने बहुत ही एम्फसाइज करते हुए मिस्टर जयशंकर स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि हमने इंडो पैसिफिक सिचुएशन को डिस्कस किया, साउथ एशिया को डिस्कस किया और गल्फ को डिस्कस किया। तो ये चीज इन्होंने लिखी है, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, बस आप सुनेंगे कि सुलेवान ने, ब्लिंकन ने, इन सब ने बहुत ही ज्यादा मिस्टर मोदी की जो स्टेटमेंट थी उसको बोला कि वी कुडंट अग्री मोर, मतलब उन्होंने जो कहा मिस्टर मोदी ने, दिस एरा इज नॉट अ वॉर, वो हम भी, हमारी स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही। उन्होंने पब्लिकली जो रिफ्यूट कर दिया उनके स्टेप को, पुतिन के स्टेप को, इट वाज, हम इससे ज्यादा कभी भारत से अग्री कर ही नहीं सकते, दैट वे। SDPI escapes government action, says it is an independent and secular organization। अब देखिए आपको ये बात पता है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने वेंसडे को क्या किया है, बैन किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को और उसके एसोसिएट्स को 5 साल के लिए, 8 एसोसिएट यानी कि एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस को 5 साल के लिए। लेकिन जो आपको पता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है SDPI, जो काफी लोकल पंचायत और बहुत सारे कुछ लोकल बॉडीज में इन्होंने इलेक्शंस भी जीते हैं कर्नाटका में, आपके साथ ये मैंने डिस्कस किया था, इनको नहीं बैन किया गया है। जो आपको पता है कि कहा जाता है कि ये PFI की पॉलिटिकल आर्म है, दोनों की विजन सेम है, सब कुछ सेम है, तो इनको नहीं किया गया, इट हैज एस्केप्ड द बैन फॉर नाउ। और देखिए यहाँ पे लिखा है, एक किसी SDPI के फंक्शनरी ने बोला कि हम तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर इन नो वे कनेक्टेड टू द PFI, पर इन्होंने ये कहते हुए तब भी इन्होंने डिनाउंस तो किया है, ठीक है हम PFI से कनेक्टेड तो नहीं है, पर जिस तरह के स्टेप्स हम सरकार द्वारा देख रहे हैं इट्स नॉट ओके। इट इज, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने कहा है इट इज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन इंडिया, इनका ये कहना है। ये जो फ्रेज है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अगर आप बहुत ही एंथुजियास्टिक लिसनर हैं, बहुत सारी डिबेट्स जो आजकल होती हैं ये बहुत बार आपको सुनने के लिए मिलता है आजकल, राइट, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट्स अ पॉलिटिकल थिंग आई वुड से। और यहाँ पे इन्होंने चीज ये लिखी है कि एक सीनियर ऑफिशियल ने
बोला है, ओके, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला कि जो एसडीपीआई है, क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो कोई भी एक्शन इनके खिलाफ जो लिया जाएगा, बैन करना है कि नहीं करना, वो ईसी इनिशिएट करेगी। इलेक्शन कमीशन, होम मिनिस्ट्री कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड। ओके, फिर अब अगर हम देखें कि कब रजिस्टर हुई थी, कब फॉर्म हुई थी, एसडीपीआई वाज फॉर्म्ड ऑन June 21, 2009 in Delhi and it was registered with the EC in 2010। और अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करें, पीएफआई और उसके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रजिस्टर कहाँ किए गए हैं, सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म में डिफरेंट है। ओके, तो आप एक पार्टी हैं और ये अलग, तो इसीलिए फिर ईसी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो जाता है। फिर एक सीनियर ईसी ऑफिशियल ने बोला कि जो एक्शन है जो एसडीपीआई के ऊपर अगर हम लिया जा सकता है, वो हम सिर्फ तभी ले सकते हैं अगर एसडीपीआई भी एक एफिलिएट की तरह मेंशन्ड होता पीएफआई का, पर इट वाज नॉट मेंशन्ड एज एन एफिलिएट ऑफ पीएफआई, इट इज एन इंडिपेंडेंट पार्टी। सो इट्स अनलाइकली कि हम कोई एक्शन लेंगे इस मोमेंट पे एसडीपीआई के खिलाफ। अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल है, साथ ही में डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। ऑलराइट, लेट्स सी क्या लिखा है इधर। अब देखिए क्या हुआ है कि 5 दिनों बाद, जैसे ही, जब आपको पता है बहुत सारी रेड्स हमने देखी प्रीमाइसेस पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, फिर हम बहुत सारे अरेस्ट भी देखे, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स वर अरेस्टेड। अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फाइनली इनको बैन कर दिया है 5 साल के लिए यूएपीए के तहत। ठीक है, यूएपीए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। अगर हम बात करें एमएचए की नोटिफिकेशन, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्यों मैं ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को क्यों बहुत एम्फसाइज देती हूँ पढ़ने के लिए, उसको खुद क्यों आपको पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि a sense of sanctity comes with it। आप कितने हजारों ओपिनियंस पढ़ लीजिए, लेकिन किस तरह से बातचीत हो रही है आपस में, क्या कॉन्वर्सेशन है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है, ये जो पीएफआई है और उसके एसोसिएट्स हैं और एफिलिएट्स हैं या फ्रंट्स हैं, वो ऑपरेट करते हैं ओपनली एज सोशो इकोनॉमिक, एडुकेशनल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहने को ये सारी चीजें ये परफॉर्म करते हैं, पर इन्होंने बल्कि इसके अलावा जो उन्होंने किया है एक्चुअल में, असल में जो करते हैं वो परस्यू करते हैं एक सीक्रेट एजेंडा को, ताकि वो रेडिकलाइज कर सकें एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, एंड दे वर्क टूवर्ड्स अंडरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड शो शेयर डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अब देखिए ये एडिटोरियल अच्छा है, छोटा है, क्रिस्प है, पर एक्चुअली एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो मुझे भी लगता है कि सोल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो हम देखेंगे कैसे। इसके रिस्पॉन्स में पीएफआई ने क्या कहा है, देखिए, पता सबसे ज्यादा अब्सर्ड चीज क्या है ना भारत में, अब्सर्ड नहीं है, आप क्या कह सकते हैं, जब हमने सीएए की प्रोटेस्ट देखी थी, राइट। तो जब सरकार जब सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, तो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को स्टेट किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफी, स्टेबिलिटी और सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब कुछ उन्होंने स्टेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही स्टेट कर रहे थे। तो बात ये, दिस इज, अब इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको मिसयूज भी किया जा सकता है, पर सीएए के टाइम पे तो इसको एक अच्छे सेंस में ही देखा गया था, क्योंकि सीएए में जब उन्होंने बोला था कि वी आर दिस नेशन, वी आर सेक्युलर एंड ऑल दैट, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ एवरीथिंग। पर यहाँ पे बात क्या है, पीएफआई का जो स्टेटमेंट आया है, वो इन्होंने बहुत ही खुद को अच्छा बोलते हुए, दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए कहा है कि एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, हम जो मेंबर्स ऑफ द आउटफिट हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इस बैन को, एंड हैंसफोर्थ ये अब नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हम तो लॉ जो हमारे ऊपर बैन लगा है उसको अबाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन्होंने देखा क्या लिखा है एडिटोरियल में कि ठीक है, जो बैन आपने कर दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिसबैंड भी कर दिया, ओके, दैट्स गुड, पर अनलाइकली, मतलब ये चीज है, इट इज अनलाइकली टू मार्क द एंड ऑफ द पॉलिटिकल चैलेंज दैट द नाउ अर्स्टवाइल पीएफआई कंटिन्यूज टू पोज। बात ये है, अभी तक आपने जो किया वो एक मिलिट्री और सिक्योरिटी एक्शन था सरकार द्वारा किया गया, लेकिन जो पॉलिटिकल चैलेंज है वो तो अभी भी रहेगा ना। और जो आपने बैन कर दिया, ठीक है, आपने बैन कर दिया,
पर उसको उस जो जो ग्राउंड है, जो रूट्स हैं, जो ठीक करनी चाहिए, वरना ऐसी चीजें पनपती रहेंगी। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हम देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने बोला कि हमें बहुत सारे इनके लिंकेजेस मिले पीएफआई के ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप सच एज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया उनके साथ, और जो रोल है पीएफआई कार्डर्स का इन अनलीशिंग वायलेंस, किलिंग्स, हाथ काट दिया एक टीचर का, कॉलेज के एक आरएसएस के इंसान को मार दिया, बहुत सारी चीजें हमें पता है, ये सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है, सच में हुई है। ठीक है, ओके, हुई है। पर बात क्या है, आपने शट डाउन कर दिया पीएफआई के फंडिंग नेटवर्क को, अरेस्ट कर लिया उनके लीडर्स को, फिर उसके बाद आप बेसिकली यू हैव काउंटर्ड द सिक्योरिटी चैलेंज पोज्ड बाय द आउटफिट, जो मैंने आपको भी बताया। पर जो पीएफआई है, इट इज मच मोर देन अ सिक्योरिटी थ्रेट, इट represents a militant strand of political Islam that draws money, material, cadre by exploiting। देखिए ये बात सच है कहीं ना कहीं कि कुछ सेक्शन जो है मुस्लिम माइनॉरिटी का, वो काफी दे आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, प्रॉबली जिस तरह का मेजोरिटी क्लेम आज हम देख रहे हैं, मे बी आई वुड नॉट गेट इनटू दैट, पर ये बात सच है कि जो भी माइनॉरिटी हो, अगर यूएसए में ब्लैक्स की हम बात करें, कहीं भी किसी चीज की हम बात करें, जो एक सेक्शन है जो माइनॉरिटी में होता है, वो हमेशा हर एक चीज को फियर आ ही जाता है, सच में नहीं भी हो चाहे वो फियर, यानी कि कुछ लोग कहते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो कहेंगे आप गरीब क्यों हैं। जिन्ना ने क्या किया, व्हाट जिन्ना डिड वाज, कैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको बताया कि हिंदूज क्या है, वो लैंड ओनर्स हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं आपको, और आप क्या है, आप गरीब क्यों हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो जब कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो इस तरह की चीजों को एक्सप्लॉइट करके अपना मतलब निकालते हैं, या जैसे भी है ना, तो फिर अब जब तक आप उस चीज को सॉल्व नहीं करोगे तो ये पॉलिटिकल चैलेंज तो रहेगा, तो आप इसको कैसे वो कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज या नॉन सेक्युलर, वट एवर यू कॉल इट, है ना, जो भी पार्टीज हैं, कहते तो सब यही है कि हम सेक्युलर हैं, सब कहते हैं क्या, वो हम नहीं चाहते उसमें। तो पर फिर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, आप क्या करें, आप उनको ऑब्वियसली अभी तक मुस्लिम्स को पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलीगेट किया गया है, निग्लेक्ट किया गया है, ये बात सच है। कितने ही मिनिस्टर्स आप देखते हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कितने तरह के, आई एम जस्ट रीडिंग आउट द एडिटोरियल, ओके, आई हैव टू डिस्कस दिस, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि माइनॉरिटी से रिलेटेड, क्या पता सेक्शन को मेंशन ना किया जाए, पर माइनॉरिटी को कैसे आप डील कर सकते हो, उनके फियर को, ये पूछा जा सकता है। तो आप देखिए, ये बात भी फैक्ट है कि जिस तरह से यूएपीए के अंडर मुस्लिम यूथ को किसी भी डिस्क्रिशनरी पावर के तहत या ओपेक रीजंस के लिए उनको बार बार सिद्दीकी कप्पन का आप देख सकते हैं, यूएपीए के तहत उनको चार्ज कर लेना, तो उनके दिमाग में फियर आना लाजमी है, इनका ये कहना है। और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिटी काफ़ी अभी इनको पता भी चल गया कम्युनिटी को कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो हर पार्टी आती है वो वोट बैंक की तरह यूज़ करती है। आज तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हमें मिलती हैं उसको, उसके लिए कोई खड़ा हुआ नहीं है, राइट। तो इसी चीज़ को जो एसडीपीआई और एफपीएफ आया, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, डिस्ट्रस्ट पैदा किया, डिसइल्यूजमेंट पैदा की, राइट। अब देखिए हम बात करते हैं जो एमएचए का बैन है, इट डज नॉट एक्सटेंड टू एसजीपीआई, है ना, ये बात आपको पता है। तो इवन दो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सेपरेट लीडरशिप है, कार्डर्स, मतलब हो सकता है जो कार्डर्स हैं लेकिन इनके वो ओवरलैप करते हैं, पॉलिटिकल विजन सेम है। जो एसडीपीआई है एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक्टिव है काफ़ी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, ये चीज़ें आपको सब कुछ पता है, मैं बता चुकी हूँ। पर बात ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल 100 बात की एक बात यहाँ पे बताऊँ तो ये है कि इनको पॉलिटिकल, किसी भी माइनॉरिटी को, सी कम ऑन एनी माइनॉरिटी, देखिए कल को हम कहीं पे मेजॉरिटी है तो कोई और माइनॉरिटी है, हम किसी चीज़ में माइनॉरिटी हो सकते हैं, राइट। अगर हम गर्ल्स की बात करें, वुमेन की बात करें, देन यू आर माइनॉरिटी इन सम वे और द अदर, एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन यू गेट एट पर्टिकुलर फर्म्स, कॉर्पोरेट, या फिर किसी भी मिनिस्ट्री लेवल पे, कितनी विमेन देख लेते हैं आप पॉलिटिक्स में। ठीक है, आप कहेंगे ममता बनर्जी, आप कहेंगे निर्मला सीतारमण, पर कितनी, एक किसी लड़की का इतने ऊपर तक जाने को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है कि नारी शक्ति भारी, ये सब कब तक रहेगा, उसको नॉर्मलाइज कब तक नहीं कर सकते। तो माइनॉरिटी जो भी है उनको आप सबसे पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सच में उनको पॉलिटिकल पोस्ट दें जिनमें कोई पावर हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप उनको कुछ भी बना दें कहने को। फिर बहुत सारी चीज़ों में आप उनको इंक्लूड करना शुरू कीजिए, राइट, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर फंड करिए, अगर कोई उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, प्रिविलेजेस नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, देन डू वट एवर पॉसिबल, ओके, दैट इज हाउ यू
curb the root of the problem. Bench to check if greater curbs can be imposed on minister speeches. Now this is very important. देखिए यहाँ पे ये दशहरा की जो छुट्टी है उसके बाद सुना जाएगा, वैसे तो आई थिंक नवंबर 15 को। देखिए बात क्या है, इस चीज से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि एक जो पब्लिक फंक्शनरी होते हैं ना, जो पब्लिक ऑफिशियल है बेसिकली, तो वो पब्लिक में कैसा बिहेव कर रहे हैं, किस तरह की उनकी स्पीच है ना। एक देखिए बात यह है, एक आम आदमी ना कुछ भी कह सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी कुछ भी, फर्क इन द सेंस वो एक छोटा बहुत अपने में मॉब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन आप कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जब बन जाते हैं, आपके वर्ड्स का एक इम्पैक्ट है जो डेफिनेटली एक ऑर्डिनरी पर्सन की अथॉरिटी से बहुत ज्यादा है, आपके वर्ड्स की अथॉरिटी, है ना। तो अगर आप ही गाइडेड ही नहीं है आपकी स्पीच किसी भी तरह के डिसिप्लिन से, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। ऑर्डिनरी लोग समझते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम तो भले लोग हैं, लेकिन ये लोग होते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, इनको सब माफ है क्योंकि ये पब्लिक ऑफिशियल है। तो यही चीज डिस्कस करते हुए जो बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना, who is actually set to become the Chief Justice of India, first women Chief Justice of India, उन्होंने कहा देखिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ऑलरेडी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एग्जिस्ट करती हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत, हम देखते हैं। पर जज ने पूछा कि क्या हमारे पास ये राइट है कोर्ट के पास कि हम इम्पोज कर सकते हैं एक फर्दर लॉ ऑन फ्री स्पीच ओवर एंड अबव द रिस्ट्रिक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो इस पे देखिए उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे। देखिए जो एडवोकेट है उन्होंने बोला कि वैसे तो नहीं होना चाहिए, किसी की फ्री स्पीच को कर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर एडवोकेट ने कहा पर बार बार अगर कोई रिपीटेडली वायलेट करे पब्लिक फंक्शन एक अपनी फ्री स्पीच को, जिससे वो हर्ट कर रहे हैं सबको, तो सेल्फ रेगुलेशन वो अप्लाई ही नहीं करे, तो गाइडलाइंस बनाना इन तरह के पब्लिक फंक्शनरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस ऑन द फैक्ट कि जो इनकी जो स्पीच है, इनका जो बोलना कुछ भी, एक डेफिनेटली पब्लिकली ये लोग कुछ भी बोलते हैं, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो ये अब इस क्वेश्चन को सुनेंगे नवंबर 15 को। सेंटर गिव्स 4% हाइक इन DA टू एम्प्लॉयज अहेड ऑफ दीपावली। ओके, देखिए बात क्या है, अहेड ऑफ दीपावली द यूनियन कैबिनेट हैज नाउ फाइनली इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ बाय 4%। अब देखिए हम ये चीज बहुत बार इधर उधर पढ़ते रहते हैं, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, लेकिन सबसे पहले तो आप दोनों में डिफरेंस समझिए। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, देखिए जो डियरनेस अलाउंस है बेसिकली एप्लीकेबल होता है जो एग्जिस्टिंग, जो अभी करेंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन पे, ठीक है। और डियरनेस रिलीफ क्या होते हैं, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो पेंशनर्स हैं उन पे, ठीक है। तो अगर डियरनेस अलाउंस की बात करूं, फिर वो ऑटोमेटिकली किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, बेसिक पे पे या बेसिक सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और DR किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, बेस्ड ऑन द बेसिक पेंशन। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस, यानी कि अब दोनों का हमने समझ गया, बस इतना डिफरेंस था, लेकिन दोनों का मतलब है क्या। देखिए ये जो डियरनेस अलाउंस होता है ये कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मतलब बेसिकली क्या है, जब इन्फ्लेशन आती है, अभी देखिए अभी इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, 7% के अराउंड चल रही है। अब इतनी इन्फ्लेशन आ गई तो डेफिनेटली जो जो लिविंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके लिए एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो बढ़ रही है ना, जीने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी बढ़ रहा है। अगर टमाटर महंगे हो गए, रोज टमाटर तो खाने ही है ना, यू गेट माई पॉइंट राइट। तो फिर इसीलिए सरकार को ऑब्वियसली इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, तो अभी क्या था, हम पिछले कुछ महीने से देख रहे थे, देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अभी इन्होंने 4% इफेक्टिवली इंक्रीज कर दिया है। अभी क्या चल रहा था, 34% ऑफ द बेसिक पे अभी तक दे रहे थे डियरनेस अलाउंस और DR के रूप में। अभी क्या होगा, 4% ओवर एंड अबव हो गया तो 38% इफेक्टिव, 38% ऑफ द बेसिक पे या पेंशन मिलेगी एज अ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इंक्रीज इन DA एंड DR इज बेस्ड ऑन द राइज इन परसेंटेज इन 12-month एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग जून 2022। इन्होंने ये दिया है। आई होप आपको बहुत ही मैं बेसिक चीजें हैं, हमें कभी कभी वही समझ नहीं आती, तो इसीलिए आई ट्राई कि ऐसी चीजें आपको समझ आए। ओके, वेंकट रमनी अपॉइंटेड नेक्स्ट AG। देखिए आपको पता है मुकुल रोहतगी को ऑफर दिया गया था सरकार द्वारा कि आप हमारे नेक्स्ट लॉ ऑफिसर बनिए, लेकिन मुकुल रोहतगी ने रीजंस नहीं दिए, पर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था उस ऑफर को। आपको पता है KK वेणुगोपाल जी रिटायर हो रहे हैं फाइनली सितंबर 30 को, यानी कि कल। तो अब इनके रिप्लेसमेंट में जो हमारे नए AG आ रहे हैं
जिनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट कर लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, उनका नाम है आर वेंकट रमनी। देखिए आपको पता है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एजिंग, ये बात आपको पता है। और ये जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री और जो सरकार के केसेस वगैरह होते हैं यही सुनते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये चीज़ आपको ना आप आए दिन देख रहे हैं यूपी में जो मदरसाज का इशू है, जिस तरह की इंस्पेक्शन हो रही है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि ये इशू एज इट इज पूछा जाएगा, बट यू नेवर नो किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जो मुझे पता है, जिस तरह से मुझे लगता है कि चीज़ें ट्विस्ट की जा सकती हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊं। तो देखिए पहले हम केस पढ़ लेते हैं, देन आई विल गो ऑन विथ माई ओन ज्ञान, ओके, जो भी मुझे इस चीज़ से रिलेटेड देना है। यूपी इशूज टाइम टेबल फॉर मदरसाज डे टू स्टार्ट विद नेशनल एंथम। अब देखिए फाइनली क्या हुआ है, जो ऑनगोइंग सर्वे चल रहा है मदरसाज का यूपी में, फाइनली जो स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड है उन्होंने इशू किया है एक नई टाइम टेबल को फॉर द एडेड एंड रिकग्नाइज्ड मदरसाज, जो रिकग्नाइज किए जा चुके हैं मदरसाज और जिसको गवर्नमेंट एड मिलता है, उनको क्या करना है कि एजुकेशनल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम और प्रेयर्स यानी कि दुआ और नेशनल एंथम को सुबह सुबह किया जाएगा कंडक्ट। तो बेसिकली अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आपको लग सकता है कि मतलब ये जो भी इशू है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए बात क्या है, अभी क्या है ना, जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ही करंट नहीं होते। इन द सेंस अब अगर हम एक फेब्रवरी में, इसी साल के फेब्रवरी में एक इशू आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो वो इशू क्या था, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स अब बहुत पहले पहले के आ रहे हैं, तो आप पढ़ तो सकते नहीं, कितना पढ़ लोगे आप, मतलब एक जैसे जो कल मैंने डिस्कस की वो उसको एक को ही, मुझे लगता है वो इतना फॉन्ट एक तो छोटा है मैगजीन का, कहने को आप एक पेज पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, तो आप कैसे कितना ही पढ़ लोगे और कब रिवाइज करोगे। तो इसीलिए इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन, इट विल एक्चुअली गेट एम्बेडेड इन योर ब्रेन एज वेल। देखिए फरवरी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था एक पिटिशन को एंटरटेन करने के लिए। जो पिटिशन क्या कहती थी, उसने राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का एक एक्ट है आरटीई, उसके कुछ सेक्शंस को चैलेंज किया था उस पिटिशन ने। और देखिए अभी मैं डिस्कस करूंगी कौन से सेक्शंस के लिए। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, देखिए जो इस तरह के जो सेक्शंस हैं आरटीई एक्ट के, जो पाठशालाज, मदरसाज और जो भी इंस्टीट्यूशंस जो रिलीजियस एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं, वो जो सेक्शन है आरटीए का, वो उसको एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम इट्स एम्बिट। तो उस पिटिशन ने कहा था कि ये तो बिल्कुल नल है, वॉइड है, आप इसको मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो और इन सेक्शंस को हटा दो, है ना, क्योंकि इनको इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू होना चाहिए राइट टू फ्री एजुकेशन, ये उनका क्लेम था। तो कोर्ट ने बोला देखिए जो एक्सक्लूजन किया गया है इन इंस्टीट्यूशंस का, जो स्पेसिफिकली ये एक्सक्लूजन इंसर्ट की गई थी 2009 के एक्ट में एक अमेंडमेंट के तहत, 2012 की अमेंडमेंट के तहत, देखिए ये बिल्कुल आज से पहले इस पर तो कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं पिछले 10 साल में, तो आज आप उठा के आ गए हो, पता नहीं आज कौन कौन सी, आपका बस मोटिव ये है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को गलत कहना चाहते हो। ये इनडायरेक्टली कोर्ट ने उस टाइम पे कहा था। देखिए इशू क्या था, देखिए इशू ये था, पिटिशनर ने बोला जो राइट ऑफ चाइल्ड है वो सिर्फ और रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए टू फ्री एजुकेशन, वो क्वालिटी इक्वल एजुकेशन तक मतलब प्रॉस्पर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन 1 क्लॉज 5 है जो 2009 एक्ट के, वो आर्बिट्री और इरेशनल है। अब सेक्शन 1 क्लॉज 4 और 1 क्लॉज 5 क्या है 2009 के एक्ट के? सेक्शन 1 क्लॉज 5 ये कहता है कि कुछ भी जो इस एक्ट में लिखा है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, वो अप्लाई नहीं होता मदरसा पे, वैदिक पाठशाला पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर जो सेक्शन 1 क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रोविजन इस एक्ट के shall apply to conferment of rights on child to free and compulsory education। ओके, मतलब बेसिकली यही है कि इन तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिमूव किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के एम्बिट में से। तो देखिए आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आर्टिकल
29 है, आर्टिकल 30 है, जो माइनॉरिटी और माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस के राइट्स को गार्ड करता है। आप उसको बहुत ही अच्छे से देखिए, कौन से स्पेशल राइट्स इंजॉय किए जाते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे अगर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को आप पढ़ेंगे तो जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करते हैं। मतलब बेसिकली अगर जो कोई प्रॉपर्टी जिसपे वो अपना मदरसा अगर रन कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो अगर स्टेट उसको ले लेती है, मे बी वो कहती है कि इधर हमने एक मेट्रो ट्रेन बनानी है या कुछ भी, ये जगह हमें ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पिलर स्तंभ लगेगा जो पूरे पैसेज को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ड्यू कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी सरकार को, मदरसा इंस्टीट्यूशन को, कि आप अपना इंस्टीट्यूशन कहीं और खोल सकें। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर अगर हम बात करें एक आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की, वो ये कहता है कि इस तरह के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिजर्वेशन के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये बात आपको पता है। जैसे सेंट स्टीफेंस की जो बात थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया था, राइट, 1992 में, कि सेंट स्टीफेंस पे डिपेंड करता है कि वो 50% सीट्स जो है वो रिजर्व करना चाहते हैं अपनी माइनॉरिटीज के लिए, उसमें SC ST या OBC रिजर्वेशन नहीं लागू होगी क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बेस्ड है। ओके, तो ये चीज आपको कुछ चीजें, जैसे आप चाहें तो TMA पाई केस पढ़ सकते हैं, कर्नाटका केस, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप बिल्कुल क्लोजली देखिए। ओके, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस अ लॉट टुडे। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस सेंटर्स फेलियर टू सेटल मर्सी पिटिशन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी कुछ एक फैक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को क्रिटिसाइज किया जिस तरह का डीले सरकार दिखा रही है अपने पार्ट पे, कि वो क्या डिसीजन है उनका मर्सी पिटिशन जो फाइल की गई है बलवंत सिंह रजौनिया द्वारा, जो एक डेथ रो पे हैं ऑलरेडी पिछले 27 साल से। क्यों? क्योंकि उन्होंने मारा था, असैसिनेशन किया था, किसका? फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का। ठीक है, अब देखिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने तो सजेस्ट कि, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, गवर्नमेंट ने बोला था, डिसाइड किया था 2019 में कि हम उनकी लाइफ को स्पेयर कर देंगे, यानी कि उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे 550th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी पे। आपको पता है कि इस तरह के कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, तो फिर उस पे बहुत सारे लोगों की जो उसको वो किया जाता है, कम किया जाता है सजा को, है ना, कंडोन किया जाता है कुछ चीज़ों को। तो ऐसे ही महोत्सवों पे तो ये डिसीजन लिया गया था, बट एवर सिंस देन इट हैज रिमेन हैंगिंग इन द एयर। अब देखिए इन्होंने मर्सी पिटिशन 2012 में फाइल कर दी थी। तो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, देखिए ही सेड देयर वर चार्जेस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, देखिए अब सरकार ने क्या कहा था 2021 में, जो जनरल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी स्टेटमेंट दी थी जब सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा था देखिए इनके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ। देखिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि खालिस्तानी इशू है फिर इमर्ज हो रहा है, गिवन द फैक्ट के जिस तरह का रेफरेंडम जो क्लेम करता है कि कम से कम 10 लाख लोग उसमें वोट कर चुके हैं, तो इस जो कनाडा में कंडक्ट किया जा रहा है ऑलरेडी UK में हो चुका है ये सब कुछ। तो इन इश्यूज के चलते हुए खालिस्तानी इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिवन द फैक्ट सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके। और अगर इस टाइम पे किसी इंसान का खालिस्तानी लिंक है, और जब खालिस्तानी इशू फिर से इमर्ज कर रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट पे भी इन्होंने लिंक्स डिस्क्लोज किए थे कि ऐसे हैं या जो भी, तो अगर ऐसा होगा इस टाइम पे किसी ऐसे इंसान को छोड़ दिया जाएगा, आई थिंक सरकार ये इशू क्या पता अपनी एफिडेविट में ना मेंशन करे कि हम नहीं दे सकते उनको मर्सी और ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इन्होंने कहा, और तुषार मेहता ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो इनके को अक्यूज है, जो इनके साथ और अक्यूज थे, उनकी अपील्स आर पेंडिंग इन दी एपेक्स कोर्ट, तो हम इनको कैसे मतलब मर्सी दे सकते हैं, तब तक तो नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि लॉ, इसके बारे में तो बिल्कुल लॉ सेटल्ड है कि अगर एक बार गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है टू रेकमेंड टू द प्रेजिडेंशियल पार्डन फॉर अ मैन, तो फिर जितनी भी पेंडेंसी है अपील्स की सुप्रीम कोर्ट में उनके को एक्यूज के बारे में या उनसे रिलेटेड, वो डिले का वो रीजन नहीं बन सकता उस प्रोसेस का, क्योंकि जो आर्टिकल 72 है प्रेसिडेंशियल पार्डन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रिवेल करेगा ओवर द फैक्ट के उनके साथी संघियों की जो प्लीज हैं वो भी पेंडिंग है एपेक्स कोर्ट में। ओके,
Eastern Command's ex-chief Anil Chauhan is the chief of defense staff. All right, this is a very good news क्योंकि गवर्नमेंट है उन्होंने ट्यूसडे को अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड जो है फॉर्मर जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न आर्मी कमांडर एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। जो पोस्ट है ऑब्वियसली बिपिन रावत जी के जाने के बाद से अभी तक जो फर्स्ट CDS थे अभी तक वेकेंट थी, अब फाइनली इंटरिम वे में ले रहे थे जो आर्मी चीफ थे वो अपने फंक्शंस निभा रहे थे, दैट वाज एन इंटरिम मेजर। अभी इनको अपॉइंट किया गया है। आपको पता है दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था इस पोस्ट की क्रिएशन के लिए, जो फंक्शन करेंगे एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर और एक परमानेंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए भी, इनके लिए भी एडवाइजर के फॉर्म में काम करेंगे। और इसके एडिशन में जो DMA है was created as the fifth department in the Ministry of Defense with the CDS functioning as its secretary। ओके, तो ये चीज आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को बनाया गया था फिफ्थ डिपार्टमेंट के रूप में, जिसका जो सेक्रेटरी के रूप में कौन काम करेंगे, हमारे जो CDS होंगे। ऑलराइट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, बट लेट्स जस्ट लुक एट इट। ओके, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इन नेचर्स वार्निंग साइंस। आई टेल यू गाइज, जो फ्लडिंग सिचुएशन जिस तरह की, देखिए फ्लड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको उससे रिलेटेड, उसके सोल्यूशन से रिलेटेड, जो ट्रांस बाउंड्री फ्लडिंग मैकेनिज्म है उसके साथ डील करने के लिए कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते, कौन से सोल्यूशंस लिए जाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। कुछ पॉइंट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ले सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे। ओके, अब देखिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में और इंटेंसिटी में फ्लड्स की बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में। सबसे बड़ा एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल है कि पाकिस्तान का नियरली 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग डेफिस्टेशन। मतलब आप देख सकते हैं 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड, और जिस तरह के डिसीजेज उसकी वजह से, मस्कीटो स्प्रेड, डेंगू, जो सीवियर शॉर्टेज होगा पोर्टेबल वाटर का आफ्टर इंटेंस फ्लडिंग, फूड शॉर्टेजेस, बहुत कुछ जो हम देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, अब इस जून में हमने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, जून में हमने देखा असम में बहुत ज्यादा वर्स्ट ऑफ द फ्लड्स वी सॉ देयर। ओके, हमने ये चीज देखा बहुत सारे 30 डिस्ट्रिक्ट्स पे इसका फैलाव था। बात ये है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो भारत के हैं, असम और बिहार के, उनके लिए जो फ्लडिंग है इट इज अ रेकरेंट फीचर, हर साल होता है। असम फ्लड्स हर साल होती हैं, बिहार का जो नदन बिहार है हर साल फ्लड देखता है, राइट। तो देखिए ऑब्वियसली फिर इन कंट्रीज में असम और बिहार को फिर आप कैसे पॉवर्टी एलिविएट करेंगे जब फ्लडिंग पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आप क्यों नेपाल से बात नहीं करते? बेसिकली जो बिहार की फ्लडिंग है वो नेपाल से बात किए बिना कैसे सॉल्व हो सकती है, ये तो मैंने बहुत पहले आपको बता दी है। वी विल कम थ्रू दिस पॉइंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल। ओके, और पॉवर्टी एलिविएशन पॉसिबल नहीं है फ्लड मिटिगेशन के के एब्सेंस में, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को भी फुलफिल करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फुलफिल करना इंपॉर्टेंट मतलब पॉसिबल नहीं है। अब फ्लडिंग की अगर हम बात करें, अभी तक इसको नेचुरल फिनोमेना ही कंसिडर किया जाता है जिसको कभी प्रिवेंट ही नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह का कंपाउंड हम कर देते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब देखिए दो कंट्रीज जो हैं या दो बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन ही शेयर ना करे कि कितना पानी का स्तर हो गया या क्या हो गया, तो ये भी तो एक फैक्टर है ना फ्लडिंग को और एग्जैसरबेट करने में, है ना। तो ये क्यों नहीं कोई इंसान गिनता जब भी वो कहते हैं कि फ्लडिंग तो एक भगवान की दी हुई, भगवान का प्रकोप है। व्हाई डोंट यू कंसिडर योर ओन योर ओन डेफिशिएंसीज इन डीलिंग विद इट। ओके, अब देखिए बात क्या है यहाँ पे, अगर बाय चांस कोई एक राइपेरियन स्टेट है, राइपेरियन स्टेट मतलब जितनी भी जो कोई अगर कंट्री किसी भी नदी के किनारे या किसी भी उसके किनारे बसा, किसी वाटर बॉडी के किनारे अगर बसा होता है उसे राइपेरियन स्टेट कह देते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया इज अ राइपेरियन स्टेट, बांग्लादेश इज अ राइपेरियन स्टेट। ओके, तो अगर हम बात करें जितने भी ट्रांस बाउंड्री के केसेस में ये जो राइपेरियन स्टेट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, डेफिनेटली इट इज एन ऑब्स्टेकल इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लडिंग। कैसे आप पता करेंगे कितनी भारी फ्लड हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, क्या स्टेटस है फ्लडिंग पॉसिबिलिटी का। ऑन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, देखिए अगर हम बात करें कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, कस्टमरी इन द सेंस कोई सेट ऐसा नहीं है, बट अभी तक जो कन्वेंशनल चला आ रहा है कि कोई भी स्टेट जो है उसको यूज करना है अपनी टेरिटरी को इस तरह के मैनर में कि वो उनका जो यूज है वो किसी और स्टेट को हार्म ना करे इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, उनको डेफिशिएंसी ना हो जाए, राइट। तो ये चीज
तो अगर हम बात करें, दिस अमाउंट्स टू सेइंग दैट देयर इज अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन ऑल स्टेट्स नॉट टू रिलीज वाटर टू कॉज फ्लड्स इन अनदर को शेयरर ऑफ द रिवर वाटर। मतलब अगर आप एक अपर लेवल वाली स्टेट हैं तो आप अपनी नीचे वाली जो स्टेट है, लोअर स्टेट है, उस इतना पानी नहीं छोड़ सकते कि वहाँ फ्लड्स आ जाए। तो ये ऑब्लिगेशन हमें देती है, कुछ प्रोसीजरल नॉर्म्स पे लीड करती है, जो सपोर्ट करती है टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स, जो इंक्लूड करता है कि प्लान्ड मेजर्स को आप नोटिफाई करिए, डेटा को एक्सचेंज करिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करिए, उन्हें भी बताइए, वार्निंग सिस्टम्स वहाँ भी होनी चाहिए, उनका सपोर्ट लीजिए, राइट। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ से आपको फैक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने केस में क्या कहा था, 2010 का एक केस है, पल्प मिल्स केस, उसमें उन्होंने अपहोल्ड किया था कि एक ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट TEIA को कंडक्ट करना ऑफ अ प्लान्ड मेजर, मतलब यानी कि इस तरह का असेसमेंट कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट उठाते हैं जो शेयर्ड वाटर कोर्स पे स्थित है, वहाँ पे आप अंडरटेक करेंगे अगर कोई भी प्रोजेक्ट, तो आप प्लीज़ एक इस तरह की असेसमेंट ज़रूर करवाइए, ओके। तो ये इनफैक्ट ICJ ने ये भी नोट किया था कि जो एक्टिंग स्टेट है उनको नोटिफाई करना चाहिए अफेक्टेड पार्टी को कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और क्या रिजल्ट्स थे इस तरह के इम्पैक्ट असेसमेंट के, सो दैट यू अनेबल द नोटिफाइड पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द असेसमेंट इज कंप्लीट। वो भी तो अपने कुछ फीडबैक्स दे सकते हैं कि हमारे को देखिए ये डिस्ट्रिक्ट है या यहाँ पे फार्मिंग का इशू है तो यहाँ के लाइवलीहुड हिट हो जाएंगे, वो भी तो अपना वो दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, जिससे जो पूरा असेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और फिर वो एक प्लान को कंसिडर कर पाएंगे विद द फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि जो स्टेट कोई भी प्रोजेक्ट लेने वाली है, उठाने वाली है, उसको भी फुल नॉलेज होनी चाहिए ना फैक्ट्स की, उस प्लान को शुरू करने से पहले। द ब्रह्मपुत्र एंड इंडियाज कंसर्न्स, ओके। अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना और भारत के बीच में एक बहुत ही फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान, यानी कि कैसे रिवर वाटर रिलेशंस है, या इंडिया बांग्लादेश में इंक्लूड कर लीजिए, 3 आपने स्टेट इंक्लूड कर ली, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। तो फिर आप क्या लिखेंगे, इसलिए चाइना के केस में ब्रह्मपुत्र आपको लिखनी है, आपने बांग्लादेश के केस में तीस्ता लिखना है, आपने इंडस लिखनी है, इंडस वाटर ट्रीटी को लिखना है पाकिस्तान के केस में, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। चाइना और भारत की बात, अगर हम बीच की बात करें तो चाइना क्या है, अपर राइपेरियन स्टेट है ब्रह्मपुत्र के केस में, ठीक है, जो स्पैन करती है इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही। तो अगर हम बात करें जो लोअर राइपेरियन इंडिया है, उसके कंपैरिजन में उनको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि जब मानसून होता है तो फ्लडिंग होना बहुत ही रेकरेंट फीचर हम देखते हैं असम में, क्योंकि इंडिया बहुत सारे, देखिए चाइना क्या कर रहा है, बहुत ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है डैम्स को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, राइट, ब्रह्मपुत्र पे, क्योंकि वो अपर राइपेरियन स्टेट है। और चाइना कभी कभी क्या करता है, एक्सेसिव वाटर रिलीज कर देता है एज अ डैम कंट्रोलर, ठीक है, कि अपने उसमें हम फंक्शन कर रहे हैं इन वायलेशन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल जो आप पानी छोड़ते हैं इतना है कि वो एग्जैसरबेट कर सकता है, जिस तरह की ओकेजनल फ्लडिंग हम असम में देखते हैं, ओके। फ्यूचर में तो और भी कुछ कर सकता है, कभी कल हमारी कल को वॉर हो गई पता नहीं, फिर हमारा जान पूछ के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लड करना शुरू कर दे, यू नेवर नो चाइना, राइट। इंडिया का मेन कंसर्न क्या है, दैट देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सब बेसिन और ऑल बेसिन लेवल मैकेनिज्म टू डील विद वाटर मैनेजमेंट ऑफ ब्रह्मपुत्र पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है यार, मतलब अभी तक कोई ब्रह्मपुत्र इतना इंपॉर्टेंट चीज है, सारी वहाँ की जो राइपेरियन स्टेट्स मिलके कोई एक ट्रीटी तक नहीं साइन कर पाई, ना ही इंडिया ना ही चाइना पार्टी है टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। नॉन नेविगेशनल यूजेस मतलब डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह या प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह, या फिर इसे हम क्या कहते हैं ऑन द, एक और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं वाटर कन्वेंशन, दोनों के ही हम पार्ट नहीं है, दोनों ही कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो UNWC है, ये इट कंटेन्स अ डायरेक्ट रेफरेंस टू फ्लड्स, मतलब एक डायरेक्ट रेफरेंस किसी कन्वेंशन में अगर फ्लड्स पे है तो वो ये है, क्योंकि ये बहुत सारी हार्मफुल कंडीशंस जो हो सकती है, इमरजेंसी सिचुएशंस को भी कंसिडर करता है। जो इसका आर्टिकल 27 है कन्वेंशन का, वो ये कहता है जो वाटर कोर्स स्टेट्स हैं उनको इंडिविजुअली वेयर एप्रोप्रिएट जॉइंटली, इंडिविजुअली या जहाँ भी पॉसिबल हो सके या ज़रूरी है जॉइंटली एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके या मिटिगेट कर सके फ्लड कंडीशंस को, ओके। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जैसे नेचुरल कॉज हो या ह्यूमन कंडक्ट
कॉज हो इसका, जैसा भी कॉज हो, वाटर बॉर्न डिजीजेस से रिलेटेड, सिल्टेशन से रिलेटेड, इरोजन से रिलेटेड, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन से रिलेटेड, ड्राउट और डेजर्टिफिकेशन से भी रिलेटेड काम करने के लिए। ओके, अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच मैकेनिज्म ऑन ब्रह्मपुत्रा, इंडिया किस चीज पर रिलाई करता है? इंडिया क्या करता है? एमओयू साइन करता है, राइट? तो फिर चाइना के साथ भी हमने एक एमओयू साइन किया हुआ है 2013 में with a view to sharing hydrological information during the flood season. flood season क्या है? मानसून सीजन, जून टू सितंबर के टाइम पे हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या स्तर है, कितने तक पहुंच गया, इमरजेंसी मार्क तक पहुंच गया, नीचे है, कैसे है, वो हम एक दूसरे से शेयर करने की हमने उसमें बातचीत की थी। पर जो MOU है वो अलाउ नहीं करता इंडिया को एक्सेस टू अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द रिवर बेसिन। ओके, लेकिन विद दैट इन द बैकग्राउंड इंडिया क्या करेगा? अगर पार्टी बन जाता है UNWC की या फिर वाटर कन्वेंशन की, तो हम क्या ले डाउन कर सकते हैं? ग्राउंड वर्क। मतलब अगर हमने उसको ज्वाइन कर लिया, फिर हम कहेंगे हमने ज्वाइन कर लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बायलेटरल इशू में हम क्या कहेंगे? हम दोनों एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, बायलेटरल ट्रीटी ऑन द ब्रह्मपुत्रा, सो दैट वुड बिकम अ प्रिकर्सर अगर हम UNWC साइन कर लेते हैं। बात आती है इंडिया नेपाल एंड फ्लड प्रिवेंशन की। अब देखिए फ्लड्स क्या है, कोशी और गंडक रिवर बेसिन्स में भी बहुत ही प्रेवलेंट है। इंडिया और नेपाल दोनों से ही जो शेयर करती हैं दोनों को ही। अगर हम इंटेंसिटी देखें, मैग्नीट्यूड देखें फ्लडिंग की, इट इज राइजिंग बिकॉज ऑफ द हैवी सीजनल प्रेसिपिटेशन। सीजनल कितनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रही है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो पानी पिघल के नदियों में ही आएगा, राइट? तो ह्यूमन इंड्यूस्ड स्ट्रेसर्स हैं, लैंड यूज चेंज, इन तरह की चीजें हम देख रहे हैं बिहार और तराई रीजन में नेपाल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों नेबर्स क्या करें, जो रिवर बेसिन्स हैं उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह देखें। उनकी रिवर अलग, हमारी अलग, ऐसा नहीं। एक ही रिवर है जो फ्लो कर रही है, उसको बचाना, उसको सेव करना, उसके फ्लो को प्रॉपर मेंटेन करना, जिससे कोई हार्म दोनों को ही ना हो, ये सोचना पड़ेगा दोनों को, ठीक है? तो विच विल हेल्प इन फैसिलिटेटिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द इम्प्रूव्ड बेसिन एंड फ्लड रिस्क मैनेजमेंट। अब इंडिया नेपाल कोशी एग्रीमेंट 1954, जिसको रिवाइज किया गया था 1966 में, वो यही एम करती है कि हम रिड्यूस कर पाए डेवास्टेटिंग फ्लडिंग इन द रिवर बेसिन। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल यू गेट फ्रॉम हियर। ओके, लेकिन इसके कॉन्ट्रवेंशन में अगर हम प्रोसीजरल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन देखें तो इंडिया क्या करता है? ये एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया ना जो डेटा ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर है उसको क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मानता है। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो सरकार कभी किसी के साथ, जैसे डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सरकार किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करती या कुछ भी ऐसा। तो जब आप किसी चीज को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बना दोगे तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे फ्लड को, है ना? विच इज वन ऑफ द की challenges in developing cross border flood warning systems. okay? तो जिस तरह के कैटाक्लिज्मिक फ्लड्स हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का भी एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं उसके इस पाकिस्तान के फ्लड्स के रूप में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी राइपेरियन स्टेट्स मस्ट कंप्लाई विद ऑल द प्रोसीजरल ड्यूटीज परसुएंट दैट देयर इज नो हार्म टू एनीवन। ओके, और एक ये है कि हम UNWC को सारी जो कंट्रीज हैं, राइपेरियन स्टेट्स हैं, वो पार्टी बन जाएं, स्पेशली इंडिया। ओके, ये चीज इन्होंने कही है यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए क्या हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है फ्री राशन स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो आपको पता है कि 5 किलो और फूड देता है पर पर्सन पर मंथ टिल December 31 को इसको रेज कर दिया गया है। सरकार का ही कहना है फेस्टिव सीजन में बहुत खर्चे होते हैं इसीलिए। नाउ ASI फाइंड्स बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन MP। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साल के बिल्कुल शुरुआत में डिस्कवर किया था बुद्धिस्ट केव्स को और स्टूपास को। यहाँ पे एक फैक्ट है जो आपको मैं बताऊंगी, जो याद रखना है। बुद्धिस्ट स्टूपास और केव्स को और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस को डेटिंग बैक टू 2nd सेंचुरी। कुछ हिंदू टेम्पल्स भी हमें मिले थे 9 to 11 सेंचुरी को डेट करते हैं। पॉसिबली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर ऑल्सो डेटिंग टू द सेम पीरियड 9th या 11th सेंचुरी। वराहा आपको पता है गॉड विष्णु जो है, उनका आई थिंक 3rd अवतार था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया गया था, बोर अवतार जिसे हम कहते हैं, वो वराहा। उनके स्कल्पचर को भी मिला है, जो संसार का शायद सबसे बड़ा स्कल्पचर हो सकता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब ये जो वराहा स्कल्पचर है, ये बहुत सारे मोनोलिथिक स्कल्पचर्स के बीच का ये एक स्कल्पचर है जो उनके साथ मिला है, ऑफ द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, आई वाज राइट, 3rd of the 10th जो इनकारनेशन थी वो वराहा स्कल्पचर मिला है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द ASI एट द नेशनल पार्क अर्लियर दिस ईयर। अब देखिए, ये जो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई थी 84 ईयर्स पहले ही 1938 में, फाइनली ये कंप्लीट हुई है। दिस इज द साइंस एंड रिसर्च इज समथिंग विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड येट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
ओके, द ASI टाइम डिस्कवर्ड 26 मोस्टली। अब देखिए बात क्या है, इन्होंने डिस्कवर किया है 26 जो मोस्टली बुद्धिस्ट केव्स हैं। अब कैसे पता चला जो डेट करती हैं 2nd to 5th सेंचुरी, क्योंकि जो केव्स है ना एक्चुअली उनका चैत्य डोर है। चैत्य राउंडेड डोर्स जो होते हैं, ऊपर से राउंडेड कर्व, ठीक है। और जो स्टोन बेड्स लगे हुए हैं, जो जैसे आप थड़ी कहते हैं, आई डोंट नो, वी कॉल इट थड़ी, तो वो जिसके ऊपर बेसिकली जो मॉन्क्स बैठा करते थे और रेस्ट करते थे, वो बेड टाइप जो जमीन के बने होते हैं, जो महायाना बुद्धिस्ट साइट्स का एक बहुत कॉमन फीचर है, वो भी उसमें देखा गया। तो अब देखिए जो आपको याद रखना है वो ये है कि डिस्कवरी के माध्यम से फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ केव्स हैं जो बांधवगढ़ में रिजर्व में मिली है, वो फाइनली 76 हो जाती है। 26 ये 76 कैसे, क्योंकि 50 ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में लास्ट सर्वे के तहत ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो संजय बारू ने लिखा है, जो आपको पता होगा ऑथर है किसके, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो एक काफी कंट्रोवर्शियल बुक है मिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। ओके, कॉट बिटवीन एन एग्जिस्टेंट। अब देखिए ये आर्टिकल किस चीज के साथ, ये एडिटोरियल किसके साथ डिस्कस करता है, लेट्स रीड द हेडलाइन फर्स्ट। रीडिस्कवरी ऑफ द साउथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत खुद में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अचानक से भारत को कैसे याद आ गया कि वो ग्लोबल साउथ के लीडर हुआ करते थे। अचानक से हमारी डिप्लोमेसी में G20 पे हम ग्लोबल साउथ की बात कैसे करने लग पड़े। कुछ 4-5 फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और समझने हैं, याद तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अब देखिए क्या है, एक एग्जिस्टेंशियल ईस्ट और वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेजर पावर्स का, राइट। और ऑब्वियसली मल्टीलैटरलिज्म भी एक क्राइसिस में है। यूनाइटेड नेशंस इज गॉन, मतलब उसको कोई ट्रस्ट नहीं करता, बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके जो प्रोविजंस है वो फॉलो तो कोई करता नहीं, सब अपनी विम्स एंड फैंसीज पे उसको वायलेट कर देती हैं। जो बड़ी बड़ी माइट एंड राइट इज द रोल प्रेजेंटली, एटलीस्ट ये चीज देखने के लिए मिल रही है। हम देख रहे हैं मेजर इकोनॉमी स्लो डाउन में है, रिसेशन का फियर है, ग्लोबल इम्पास है, किस चीज का, इस तरह की दिक्कतों के चलते हुए भारत लेने वाला है प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ 20। कब लेकर, दिसंबर में, राइट। अभी कौन है, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों के चलते हुए कितना डिफिकल्ट टाइम है जब हम प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाले हैं या ओवरटेक करने वाले हैं। अब देखिए, अब इनका ये कहना है कि इंडिया ने बड़ा अच्छा किया है, बड़ा ही आप कह सकते हैं सोच समझ के डिसीजन लिया है कि हमने साउथ वाले इशू को रीडिस्कवर कर दिया और रीइटरेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए आपको ये पता है इंडिया को परसीव किया जाता था as the voice of global south, right, which also declares external affairs minister Jaishankar after a hectic week at the United Nations। देखिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी जयशंकर ने, global south solidarity has always been with us, it is a part of our DNA। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना ही प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है, इन द सेंस कितना बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है जो इन्होंने दी है। द फैक्ट हाउएवर इज, फैक्ट ये है, आप कह दीजिए ठीक है आपके डीएनए का पार्ट है, पर पिछले दो डेकेड्स में, यानी कि पिछले 20 साल में इंडिया कहीं और ही बिजी थी। साउथ तो आपको अचानक से अभी याद आ गया मिस्टर जयशंकर, इनका ये कहना है, क्योंकि आप तो कहीं और बिजी थी, आपकी कंट्री तो इतने टाइम से आप खुद को राइजिंग, इमर्जिंग, लीडिंग, मेजर पावर स्टेटस, इन तरह के जॉर्गन से खुद को डिस्क्राइब करना शुरू हो गए थे, खुद की एक प्लेस बना रहे थे इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे, राइट। तो जिस तरह की इंप्रेसिव आप इकोनॉमिक राइज देखी है हमने, स्पेशली मिड 1990s 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से, interestingly still fighting shy of admitting to our low middle income developing country status, we have adopted the now fashionable term। देखिए अभी भी हम नहीं चाहते हमें कोई लो मिडिल इनकम कंट्री बोले, क्योंकि ये बात सच है कि हम कह तो रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज के मेंबर है, पर बनना तो हम चाहते हैं ना 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन, है ना। तो हम अभी भी हमें कोई बोल देते तो कहीं ना कहीं हमारे को एम्बैरसमेंट फील होती है, नहीं यार हम तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़, अब बात यहाँ पे क्या लिखी है कि अब इसलिए हमने एक नया फैशनेबल टर्म अडॉप्ट कर लिया है, जो ऑफ द एस्पिरेशनल थर्ड वर्ल्ड, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो अपने सुनने में बड़ा ही डिप्लोमेटिकली अच्छा लगता है ना। तो अब देखिए बात क्या है, एक चीज को कंसिडर करिए कि इंडिया क्या अभी तक इतना इनएक्टिव था, किस तरह की चीज़ों में ग्रुप ऑफ 77 की जो भी नेगोशिएशंस हुआ करती थी, विच इज़ नाउ एक्चुअली अ 134 मेंबर ग्रुप ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। इंडिया ने लास्ट कब होस्ट किया था G77 मीटिंग को,
न्यू दिल्ली में 1980s में। अब पाकिस्तान इतना एक्टिव है इस ग्रुप में, मतलब करेंटली जो चेयर है G77 का वो पाकिस्तान में ही है। नाउ इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज बीन बिजी हॉबनॉबिंग विद द बिग गाइज इन द फोरम्स लाइक G7+, जो ट्रंप ने जिसमें इन्वाइट किया भारत को, ब्रिक्स में, SCO में, ट्राइलेटरल्स आप देख सकते हैं जैसे RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, राइट, तो एंड सो ऑन। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने फाइनली जब डिस्कवर कर लिया कि नहीं ग्लोबल साउथ वाला इशू है जो हमें उठाना है इंडियन आउटलुक में, इंडियन ऑफिशियल आउटलुक में ये चेंज क्यों आया। फैक्टर नंबर वन ये है कि जिस तरह की अनविलिंगनेस हम देख रहे हैं बिग 5 में, P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कि वो रिफॉर्म करे यूनाइटेड नेशंस की गवर्नेंस को, भारत को एक पार्ट बनने दे UNSC का, वो मान ही नहीं रहे हैं। इतने सालों से हम इस चीज को रिइटरेट कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया हमारे असली दोस्त ये तो हो ही नहीं सकते। Let's move on to global south. Factor number 2, Western deglobalization and disinterest in the reform of multilateral financial and trade organizations. ना ही USA चाहता है कि IMF को रिफॉर्म किया जाए, वो 16% वोटिंग पावर आज भी वहां होल्ड करता है, ना ही वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म हो रहा है, WTO बिल्कुल इज अ वेसल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो जब ये मान ही नहीं रहे तो लेट्स मूव ऑन टू साउथ, ओके। Factor number 3, failure on the part of US, EU, China and Japan to address the problem of mounting external debt burden of developing countries. ये सारी जो countries हैं बड़ी बड़ी, they're completely indifferent to the kind of debt, ये जिस तरह की developing countries, जिसमें आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए श्रीलंका का। श्रीलंका ने कितनी बार बोल दिया कि प्लीज हमारे डेट को वेव कर दीजिए। चाइना ने एक चूं तक नहीं की है जनवरी से लेकर अभी तक इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस में जो श्रीलंका में देखा है, ओके। फैक्टर नंबर 4, इम्पास ऑन क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे सबसे ज्यादा ग्रस्त ही डेवलपिंग इकोनॉमीज है। हम खुद पाकिस्तान की जो आज हालत है देखिए, हम भी सेम बेल्ट में लाया करते हैं, जोग्राफिक बेल्ट में, ओके। तो ये चीज हमें समझ आ रही है। मॉलडीव्स जैसे छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, वी हैव अंडरस्टूड इट, ओके। क्लाइमेट चेंज इज एन इशू। एंड फाइनली द 5th फैक्टर इज अनलीशिंग ऑफ एन ईस्ट वेस्ट पावर स्ट्रगल, राइट, जो हम रशियन इन्वेजन की वजह से देख रहे हैं, जिस तरह का इतना डेवलपिंग कंट्रीज पे, डेवलपिंग इकोनॉमीज पे जो इम्पैक्ट, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज, इस तरह की चीजें जो हम देख रहे हैं। अब देखिए अर्ली डेज के जो ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के जो अर्ली डेज हुआ करते थे, बहुत सारे एनालिस्ट कहते थे कि इंडिया एक्चुअली इंटरलॉक्यूटर की तरह काम कर सकता है, कि जो US और रशिया के बीच में जो दिक्कतें चल रही हैं, एक स्विंग स्टेट बन के हम दोनों में सुलह करा सकते हैं। पर हमारे दोनों ही दोस्तों ने नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुनी। रशिया इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू, USA otherwise will do what it has got to do, okay। अब इस तरह के टाइम पे जब इंडिया अपनी चेयरमैनशिप लेगा G20 की, तो हमें वैसे तो इन द कमिंग कोर्स पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हम किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, किस तरह से नहीं कर पाएंगे। अब बात ये है कि अब देखिए पुतिन एंड बाइडन विल फॉल देमसेल्व्स। अब देखिए बात ये है कि जो जकार्ता में, यानी कि जो फाइनली एक समिट होने वाली है G20 की, उसमें हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि पुतिन और बाइडन दोनों ही एक दूसरे को फेस टू फेस आएंगे। तो जब हम प्रेसिडेंसी ले रहे हैं तो एक्चुअल में हम प्रेसिडेंसी पता है किस तरह के G20 की ले रहे हैं, जो नॉन फंक्शनल और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है। क्योंकि जब दोनों जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के फेस टू फेस ही नहीं आएंगी, कोई तैयार नहीं है किस तरह की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, देन व्हाट्स द काइंड ऑफ G20 वी आर ओवरटेकिंग। तो इसलिए हमें फाइनली पता चला, देखिए अब पिछले कुछ सालों में G20 ने डेफिनेटली कुछ किया भी नहीं है जो इसको हम क्रेडिट कर सकें, क्योंकि इसकी ग्लोरी सिर्फ 2008 से 2011 के टाइम पे थी, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और हमने सारी कंट्रीज ने मिलकर फाइनली स्टेबलाइज किया था, एटलीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज को इंसुलेट कर दिया था इस तरह के क्राइसिस से। लेकिन अब बात क्या है, अगर आपकी सॉलिडारिटी इतनी होती तो कोविड वर्ल्ड जब आया, कोविड ने जब पैंडेमिक आया वर्ल्ड में, तो आपने G20 का नाम सुना कि इन्होंने कोई वैक्सीन भेजी या कोई हेल्प की फार्मास्यूटिकल्स या किसी भी फॉर्म में? नहीं, कोई बातचीत ही नहीं हुई G20 की। अब देखिए तो फाइनली हम इस एक पैरालाइज्ड ग्रुप की, जो कोई जिसने लास्ट काम ही 2008 में कुछ किया अच्छा, हम उस ग्रुप की चेयरमैनशिप ले रहे हैं। तो हमें लगा ठीक है, इट इज द टाइम कि हम क्या करते हैं, हम वी शुड एक्चुअली स्विच आर गेयर्स। G20 देखिए क्या करते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, तो वाई नॉट ट्राई टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉर्थ साउथ डायलॉग। हम नॉर्थ साउथ डायलॉग ही चालू करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने साउथ का वो चीज़ उठा दी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चली। अभी इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंटशिप है, फिर इंडिया, फिर ब्राजील के पास होगी 2024 के टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे हम लोग क्या करेंगे, मिलकर नॉर्थ साउथ इशूज उठाएंगे। तीनों साउथ कंट्रीज हैं, इसीलिए
अब देखिए बात क्या है, लेकिन हमें ये बात फैक्ट है, क्योंकि हम इतने टाइम से वेस्टर्न कंट्रीज में घुसे हुए हैं, तो हमें फाइनली ट्रस्ट भी रीगेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, बिकॉज दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट अस विद आइज ऑफ स्पेक्यूलेशन कि कहीं यही हमें ना एक्सप्लॉइट करने लग पड़े हमारे सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ के लीडर। ठीक है, देखिए अब इस तरह का इम्पास जो G20 में है, हम यहाँ पे कुछ भी बहुत खास नहीं लिखा, सो आई वुड एंड अप हियर ओनली। थैंक यू सो मच।